नमस्कार प्यारे दर्शकों, आपका इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज नशीली दवाओं का दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर कुमार मनीष, और ये हैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के क्षेत्रीय निदेशक, और हमारे सहयोगी विकास कुमार। और हम दोनों आज नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आपसे खास बातचीत करने के लिए आमंत्रित किए हैं। हमारे साथ अभी कुमार मनीष, आप क्षेत्रीय निदेशक हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के भारत सरकार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही आपके माध्यम से दूरदर्शन बिहार के जितने भी दर्शक हैं उनका भी धन्यवाद और उन सभी का मैं स्वागत करूंगा नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के शुभ अवसर पर। सर, आज इस विशेष कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे सर, हमारे देश में जो युवा सर नशीली दवाइयों का सेवन करके जो है अपने जीवन को एक तरह से अंधेरे में लेके जा रहे हैं सर, इसको रोकने के लिए हम क्या क्या उपाय कर रहे हैं सर? पूरे बिहार में या पूरे भारत में जो नशीली दवाओं के दलदल में जो लोग फंस गए हैं, इसके संदर्भ में हम लोग विभाग या और भी जो भी एजेंसियां हैं वो क्या क्या कार्रवाई कर रही हैं। तो इस कार्रवाई के संदर्भ में आपको बताना चाहूंगा कि 3 स्तर पे कार्रवाई की जाती है। एक सप्लाई रिडक्शन, दूसरा डिमांड रिडक्शन और तीसरा हार्म रिडक्शन। ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जिसमें कि एनसीबी एक बहुत बड़ी एजेंसी है केंद्र सरकार की, ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी निभाती है सप्लाई रिडक्शन में भी, डिमांड में भी और हार्म में भी। तो इस सभी के संदर्भ में आपको एक एक करके बताऊंगा, बट मोटे तौर पे यूँ समझ लें कि सप्लाई रिडक्शन का मतलब है कि जो भी इस व्यापार में है उनको पकड़ना, उनको एप्रीहेंड करना, उनको अरेस्ट करना और उनको लीगल फ्रेमवर्क में एनडीपीएस के अधीन जो भी प्रोविजन है इस एक्ट के तहत, उनके तहत विधि सम्मत कार्रवाई करके उनके खिलाफ पूरी तरह से उन पर हम लोग अंकुश लगाने का प्रयास करते हैं। सर, मेरा एक और भी सवाल था आपसे कि ड्रग तस्करी को रोकने के लिए सरकार शुरू से ही कुछ न कुछ कानून बनाकर ला रही है सर, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे युवा इस क्षेत्र में जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं सर, संलिप्त हो रहे हैं। तो आखिर ऐसी क्या कमियां रह जा रही है सर, कहाँ पे कुछ ना कुछ कमी और दिक्कत हो रही है जिसके कारण कि इसमें सरकार को दिक्कत आ रही है सर? ये नशीली दवाओं का जो दुरुपयोग है और इसकी तस्करी है, ये एक ग्लोबल समस्या है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए एनडीपीएस एक्ट 1985 में भारत के संसद के द्वारा लाया गया और उसके अनुरूप भारत में और राज्यों में भी, मतलब केंद्र और राज्यों में भी बहुत सारी ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं जो इस पर अंकुश लगाने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई एनडीपीएस के अधीन कर रही हैं और ये प्रक्रिया निरंतर चलती जा रही है। क्योंकि सिर्फ एक हमारा राज्य या सिर्फ भारत राज्य देश ही इसमें शामिल नहीं है, बल्कि इसमें वैश्विक समस्याएं भी हैं और उससे भी भारत प्रभावित होता है। और इसी कारण से, और चूंकि इस धंधे में जो लोग लिप्त हैं इसमें कमाई भी बहुत अवैध है और बहुत ज़्यादा है, इसके कारण तस्करी जो है वो भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ इस नशीली दलदल में जो एक बार घुस जाते हैं वो निकलने के लिए उनको बहुत ज़्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। इन सभी के मद्देनजर रखते हुए इन्फोर्समेंट की जो कार्रवाई है, जो अवैध धंधे में है, इनके प्रति जो कार्रवाई है वो एनडीपीएस में बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं और उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि पटना जोनल यूनिट जो एनसीपी है, यहाँ पे हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो जुडिशियरी में है वो लगभग 95 से 98-99% तक कन्विक्शन रेट है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहूँगा कि जो भी इस अवैध दलदल में है उसको सावधान करें और साथ ही उनकी सूचना भी नियरेस्ट ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट को दे। उन पर अवश्य ही प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और उनको उसके सही जगह पर पहुंचाया जाएगा, जो भी लीगल कार्रवाई होगी की जाएगी। एक बात और आती है कि ये जो मादक पदार्थ का उपयोग है, ये कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पे लोगों को ग्रसित करता है। तो ये जानना चाहेंगे कि इस मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों को उबारने में हम ऐसे आयोजन जैसे आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया है। तो ये जानना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमारे प्यारे दर्शकों को आप ये बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस कैसे माने इसमें आया, अस्तित्व में आया, कब से आया, और इस दिवस पे हम कैसे लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं या क्या क्या हम करते हैं, तो इसके बारे में चाहिए जानकारी। नशीली दवाओं के दुरुपयोग, सेवन, तस्करी, इन चीज़ों का की गंभीरता को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने इस दिवस को एक अंतर्राष्ट्रीय
वर्ल्ड ड्रग डे के रूप में या इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के रूप में मनाने के का निर्णय लिया। और तत्पश्चात हम लोग लगातार पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको मना रहे हैं। इसमें ज़्यादातर हम लोग अवेयरनेस एक्टिविटी की कार्रवाई करते हैं, क्योंकि समाज में यदि डिमांड कमेगा तो सप्लाई अपने आप कमेगा। अगर डिमांड समाज में रहेगा तो सप्लाई भी बढ़ता रहेगा और फिर सभी की कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी, तो समाज में वो बेहतर दिन या ड्रग फ्री इंडिया या ड्रग फ्री वर्ल्ड का हम लोग जो सपना देखते हैं वो साकार नहीं हो पाएगा। तो इसी संदर्भ में इस वर्ष हम लोग नशे से आज़ादी पखवाड़ा मनाए हैं और मना रहे हैं, और आज वो उसका समापन दिवस है। जी, तो इसी संदर्भ में ये जानना चाहेंगे थोड़ा सा, हमारे प्यारे दर्शकों को भी आप ये जानकारी दें कि ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब से कैसे आज तक अस्तित्व में आया और हम इस प्रति जागरूक हों, है ना, और युवा कैसे बचे रहे, है ना, युवा कैसे बचे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मनोवैज्ञानिकता ह्रास है कि लोग नशे की तरफ जाते हैं। शायद इसके बारे में आप ज़्यादा कुछ है हमारे थोड़ा सा बताएं, कैसे स्थिति में और कैसे बचें। ये 1948 से अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, और भारत 1961, 71 और उसके बाद 82 में 3 इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स हैं, उसके सिग्नेटरी कंट्री है। इंटरनेशनल कॉवेनेंट का सिग्नेटरी कंट्री होने का ये अर्थ होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण किए गए हैं, अगर उसको आप उस पर सिग्नेचर करते हैं तो आप उसको क्रियान्वयन करने, इम्प्लीमेंट करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और इसी की कड़ी में 1985 में भारत के संसद के द्वारा एनडीपीएस एक्ट लाया गया, और उसी के ये एक निरंतर प्रक्रिया है, और ये अंतर्राष्ट्रीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाली प्रक्रिया है, जहां पे हमें तीनों अंग, सप्लाई रिडक्शन, डिमांड रिडक्शन और हार्म रिडक्शन, तीनों पे कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को यह भरोसा दिलाया है। और इसी भरोसे पर हम लोग भी कार्य कर रहे हैं, और अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि पूरी जो ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है या जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसी है देश में, राज्य में, सभी इसके प्रति समर्पित है। एक अहम सवाल यहाँ जगता है कि आखिर, जैसे मैं भी युवा हूँ, हमारे जैसे बहुत सारे युवक आखिर इस नशे की लत में या नशे के प्रति उन्मुख क्यों होते हैं, क्या कारण आपको दिखता है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। आमतौर पे कोई भी व्यक्ति जो इस दलदल में फंस गया है वो पहली बार नशीली दबाव या ड्रग्स से शुरू नहीं करता है। वो एक साथी के दबाव में या एडवेंचर के लिए वो जो ट्रेडिशनली समाज में एक्सेप्टेबल है, पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, उससे इस्तेमाल करता है। और जो इसके बाद उस इस्तेमाल जब उसको करता है तो उसे लगता है कि अब अगली बार कुछ बेहतर किया जाए, कुछ बेहतर किया जाए। फिर कुछ लोगों के पास पैसे ज़्यादा आ जाते हैं तो उसका सदुपयोग करने के बजाय दुरुपयोग करने में वो आगे बढ़ते हैं, और इसी के क्रम में किसी न किसी मोड़ पर किसी साथी के द्वारा या किसी अन्य बैड एलिमेंट्स के द्वारा उनके नज़दीक आते हैं, और आने के बाद ये इस प्रकार के नशीली दवाओं का दुरुपयोग में या उसके सेवन में वो लिप्त हो जाते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि एक बार जो आदमी चला जाता है तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है, जबकि उसके परिवार का सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, इसमें दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत जरूरत है, लेकिन मेडिकल इंटरवेंशन भी बहुत जरूरत है, तभी जाकर के वो दोबारा समाज में या दोबारा नशे से मुक्त हो सकता है। यानी कि नशे की तरफ जाने के पीछे जो कारण है, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक ट्रेडिशनल व्यू में थोड़ा सा यूं ही ट्राई करना, यानी कोशिश करना। पहली बार इनिशियली लोग एडवेंचर के तौर पे ही यूज करते हैं कि चलो इसको एक बार देख ले होता क्या है जी। उसके बाद एक बार कर लिया, दूसरी बार कर लिया, और वो धीरे धीरे ही ये लत में लग जाता है। किशोरावस्था के दौरान बच्चे कुछ कुंठित भावना में ग्रसित होकर के, या आपको ऐसा लगता है कि पारिवारिक, सामाजिक कुछ दुर्व्यवहार या पारिवारिक सामाजिक कुछ घरेलू भी कह सकते हैं, डोमेस्टिक माने उथल पुथल, इसके प्रति जिम्मेदार है कि बच्चे उस तरफ उन्मुख करते हैं? ऐसा लगता है, ऐसा है, और इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? ये बिल्कुल सही बात है। आज ये एक ऐसी समस्या है जो शायद आपके पड़ोस तक पहुंच गई हो सकता है शायद आपके घर तक भी पहुंच। इसलिए ये जरूरी है कि हम ऐसे सभी लोगों की गतिविधियों पर ध्यान रखें। सबसे बड़ी बात यह है कि आज समाज में इतना कंपटीशन है, और बच्चों का अगर सुबह में जब स्कूल जाते हैं तो उनका बैग देख करके ही समझ में आता है कि कितना बड़ा बोझ हम उनके कंधों पर और उनसे हम उम्मीद भी उसी ढंग का लगाए बैठे हैं।
अब हर बच्चा आज के डेट में 95% से भी सेटिस्फाइड नहीं है, 100% के लिए आगे बढ़ता है। और बच्चों को छोड़े उनके गार्जियन भी वो 95 या 100% पे भी शायद खुश नहीं रहते हैं। तो ऐसे में जो मनोवैज्ञानिक दबाव है वो बहुत ज़्यादा है। कोई आदमी सेकंड करने को तैयार नहीं है, सब फर्स्ट होना चाहता है। और यही एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि गेम में फर्स्ट कोई एक ही होगा, बाकी कोई फर्स्ट नहीं होगा। बाकी जो 100% में 99.9% जो लोग हैं वो फर्स्ट नहीं होंगे। और इसी चीज की जिम्मेदारी हमारे शिक्षकों की है, हमारे परिवार की है, हमारे समाज की है, हमारे साथियों की है। इस प्रकार का मनोवैज्ञानिक दबाव अगर हम वातावरण में रखेंगे, बच्चों पर रखेंगे, किसी पे भी रखेंगे, तो शायद उसका भविष्य अंधकारमय होगा और वो अंधकार का एक रास्ता जरूर नशीली दवाओं की तरफ ले जाता है। तो इसलिए हमें इन लोगों को जागरूक, इसमें समाज के सभी अंगों को अपना रोल अदा करने की आवश्यकता है। यानी कि ये बात बहुत समझना आवश्यक है कि जीवन निर्माण में कागज के टुकड़ों पर दिए गए अंक का कोई ज्यादा महत्व नहीं होता है। क्या लगता है आपको? ये अभिभावक को, बच्चों को और शिक्षकों को समझना जरूरी, क्योंकि व्यक्तित्व निर्माण में कागज पर दिए गए अंक है ना, कि कागज के टुकड़ों पर इतना प्रतिशत है, जीवन इसी प्रतिशत होगा, क्या ऐसा लगता है उससे होता है? और अगर ये बात समझ लें तो शायद हो सकता है कि हम लोग सकारात्मक तरफ जा सकते हैं। आपका क्या विचार है? आपने इस प्रश्न के मूल को ही पकड़ लिया है और यही वास्तविकता है। और इन्हीं वास्तविकताओं से हमें समाज के सभी अंगों को अवगत कराना है। उसमें बच्चे भी हैं, उसमें नौजवान भी हैं, उसमें परिवार के लोग भी हैं, समाज भी है, शिक्षक भी हैं। तो सभी को इन चीज़ों पर ध्यान रखना है और इसी के ढंग से हमें उनका चरित्र निर्माण, जीवन निर्माण, भविष्य का निर्माण करना है। और अगर हम इस प्रकार इसमें सफल हुए तो निश्चित तौर पे एक बेहतर भविष्य, एक ड्रग फ्री इंडिया की कल्पना और कामना जरूर कर सकते हैं। सर एक सवाल और भी उठता है कि कारण बहुत सारे, कोई भी कारण हो सकता है सर, लेकिन सर जो युवा जो हमारा ड्रग सेवन में, नशा करने में लिप्त हो चुका है सर, उसकी ज़िंदगी ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि उसमें काफ़ी हद तक जो है बर्बाद हो चुकी है सर, तो उसको उस दलदल से निकालने के लिए और उसको आगे उसका भविष्य बेहतर हो, इसके लिए क्या सर हमारी सरकार कोई योजना या फिर कोई जागरूकता अभियान इस तरीके से कुछ लेकर आ रही है सर? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अभी नशे से आज़ादी का पखवाड़ा पूरे देश में मनाया जा रहा है और एनसीबी के साथ साथ अन्य जितनी भी एजेंसियां हैं वो भी इस पर कार्य कर रही है। दिनांक 12 से लेकर 26 तक, जो आज इसका आखिरी दिन है, ये हम नशे की आज़ादी से संबंधित पखवाड़ा मना रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस वर्ष हम लोग आज़ादी के 75 साल के अंतर्गत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और इसी कारण से एनसीबी ने भी निर्णय लिया है कि नशे से आज़ादी का संकल्प वर्ष इस साल हम लोग मनाएंगे। और इसके संदर्भ में एक MyGov.in जो सरकार का एक वेबसाइट है, इसके तहत फाइट अगेंस्ट ड्रग एब्यूज मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि उस लिंक पर जा करके वहाँ पे एनसीबी का एक शपथ है, ई शपथ या ई प्लेज। वहाँ पे आप सभी से मेरा अनुरोध है कि नशे के विरुद्ध इस अभियान में, इस लड़ाई में, इस लिंक पर जाएं, वहाँ पे शपथ लें और उस लिंक को अपने साथी, समाज, जितने भी ग्रुप्स हैं सभी में शेयर करें, जिससे कि ये नशे के विरुद्ध जो लड़ाई है, नशे से आज़ादी के संबंध में जो हमारा ये संकल्प वर्ष है, इसमें हम इसको एक जन आंदोलन का रूप दे सके और एक ड्रग फ्री इंडिया का निर्माण कर सके। सर एक प्रश्न और यहाँ पे आता है कि जैसे अभी हमने पीछे देखा सर कि शौचालय निर्माण को लेकर सरकार ने कुछ कठोर कदम भी उठाए, और ये जो कठोर कदम सरकार ने उठाया उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड देखने के लिए मिला सर। तो जो लोग नशा कर रहे हैं सर, नशे में संलिप्त हो रहे हैं, इसके कारोबार के साथ साथ जो लोग यूजर हैं सर, उपभोक्ता जो हैं, तो उनके लिए क्या सरकार कोई कठोर कदम उठा रही है जिससे कि अगर इच्छा से नहीं तो कुछ भय से भी लोगों में नशा करने की प्रवृत्ति कम हो सर? भय से किसी समस्या का निदान का एक परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं मिल पाता है, लेकिन एनडीपीएस एक्ट के तहत एक्ट बहुत स्ट्रिंजेंट है और इसमें निरंतर कार्रवाई चल रही है। इस वर्ष भी हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े तस्करों को पकड़ा है और आप लोग, आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि एनसीबी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लोग सिर्फ ड्रग के सीजर्स पर ध्यान नहीं देती है, बल्कि उस नेटवर्क में जितने लोग हैं जो सप्लाई चेन से लेकर रिसीवर चेन तक है, इन सभी को पकड़ने की कार्रवाई करती है।
अपने बिहार में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने इस साल भी लगभग 100 से ऊपर बड़े तस्करों, जो अंतर्राज्यीय तस्कर हैं, उनको पकड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय तस्कर जो है उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर्स भी निकाल रखा है। हम लोग उनकी प्रॉपर्टी को भी फ्रीज करते हैं जो एनडीपीएस के तहत प्रावधान है। और साथ ही साथ बिहार राज्य में हम एकमात्र ऐसे एजेंसी हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो पिट एनडीपीएस एक्ट है 1988 का, उसके तहत हम प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्यवाही भी कुछ नामचीन तस्करों के खिलाफ कर चुके हैं। तो एक भय का वातावरण तो लगाने के लिए इन्फोर्समेंट एक्टिविटी कर ही रही है, साथ ही साथ अवेयरनेस एक्टिविटी के तौर पे भी हम कार्यवाही कर रहे हैं और हमारे साथ जितने एजेंसी हैं वो भी साथ लगी हुई है। इसके क्रम में इस बार हम लोगों ने प्रभात फेरी, जिसमें स्कूली बच्चों ने भाग लिया, केंद्रीय बलों ने भाग लिया, इसमें सीआरपीएफ और एसएसबी के लोग निरंतर साथ दे रहे हैं, आरपीएफ के लोग साथ दे रहे हैं, स्थानीय पुलिस में आर्थिक अपराध इकाई के हैं वो लोग भी यहाँ साथ दे रहे हैं। और एक नशा मुक्ति दौड़ का आयोजन भी आज सुबह किया गया है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ एक म्यूजियम है, वहाँ पे भी एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है और लोगों को बताया जा रहा है कि इसके कानूनी पहलू क्या क्या हैं और साथ ही साथ मानवीय पहलू क्या क्या हैं, शारीरिक रूप से उन्हें कितना नुकसान हो रहा है। जो जो लोग इस नशे की दलदल में शामिल हो चुके हैं, इन सभी दुष्प्रभावों से लोगों को अवगत कराया जा रहा है। एनसीबी ने इस दौरान एक अवेयरनेस वैन का भी निर्माण कराया है और उसके तहत बिहार के मुख्य जो ज़्यादा प्रभावित जिले हैं, उन जिलों में भी ये हमारा वैन जा जा करके अवेयरनेस के संबंध में पम्पलेट्स बांट रहे हैं और साथ साथ वहाँ डिस्प्ले यूनिट्स भी हैं जो कि आपको वहाँ पे आपको जितनी भी जागरूकता से संबंधित सूचनाएं हैं वो उसमें दी जा रही है। जी सर, तो एक बहुत ही अहम प्रश्न आता है जो समाज में देखा गया है, जो गौरतलब है कि छोटे छोटे समूहों में और जो बहुत ही माने निम्न आर्थिक वर्गीय लोग हैं, जो खास करके जैसे धतूरा चढ़ाना, क्या बोलते हैं गांजा पीना या भांग, माने क्या बोलते हैं खाना, है ना, या कुछ मादक द्रव्यों का उपयोग पूजा पाठ में भी करना, ऐसा माने देखा जाता है, तो समाज में है। तो इसके लिए सब क्या प्रावधान है इसको रोकने के लिए? हाँ देखिए, हम लोग इसको थोड़ी सी व्यापकता में लें इस पूरे प्रश्न को। समाज में लोग नशीली दवाओं का किसी न किसी रूप में सेवन कर रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं। इसको व्यापकता में अगर लें तो साथ ही साथ एनडीपीएस में बड़े क्लियर प्रोविजन है और हम लोग उस ढंग से नहीं देखते, हम सिर्फ कानूनी पहलू के आधार पर देखते हैं और मानवीय पहलू को आधार में रखते हैं। कानूनी पहलू में जिन अवस्थाओं में यहाँ पे गांजा का सेवन भी गलत है और इसलिए जो सेवन करते हुए पाए जाते हैं या तस्करी करते हुए पाए जाते हैं, उनके संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई निरंतर की जा रही है। इसमें कहीं से कोई भी व्यक्ति, कोई भी श्रोता, कोई भी दर्शक इसमें किसी प्रकार की गलतफहमी में ना रहे। कानून का दुरुपयोग जो लोग भी करें उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हो सकता है चंद समय के लिए कुछ लोग इससे बच रहे हो, लेकिन कार्रवाई आज नहीं तो कल अवश्य उन पर हो जाएगी। और मानवीय पहलू ये है कि हम लोग चाहते हैं कि ड्रग फ्री इंडिया का निर्माण हो और ये हमारी जवाबदारी भी है कि सप्लाई के साथ साथ डिमांड पर भी अंकुश लगाया जाए और इसलिए उनको जागरूक करते हैं। अपने दर्शकों को मैं जरूर बताना चाहूँगा कि जो लोग नशीली दवाओं का सेवन करते हैं और इसके आदी हो गए हैं, तो स्मॉल क्वांटिटी होती है। अगर वो अपना इलाज कराना चाहें तो वो अपनी स्वेच्छा से इलाज करा सकते हैं और इसमें कानून का प्रावधान है, आपको लीगल इम्यूनिटी मिलेगी, प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी मिलेगी। इसलिए यहाँ मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आपके परिवार में या समाज में या कहीं भी आसपास भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी प्रकार से किसी समय में दलदल में फंस गया है और आज वो अपना इलाज कराना चाहता है, तो निश्चित तौर पर नजदीकी ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से मिले। वो जजेस के सामने इसको प्रस्तुत करेंगे और वहां से उनको इम्यूनिटी मिलेगी और उसका इलाज भी कराया जाएगा डी एडिक्शन सेंटर्स में। राज्य में जितने भी सरकारी अस्पताल है, जिला अस्पताल है, उनको डी एडिक्शन सेंटर के तौर पे घोषित किया गया है और वहां पे इसके इलाज की प्रक्रिया और इलाज के समुचित उपाय वहां पे उपलब्ध हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी कुछ एनजीओज हैं वो भी अस्पताल चला रहे हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, वहाँ भी डी एडिक्शन की कार्रवाई हो रही है। इसलिए
समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में जो लोग भी अगर कहीं भटक गए हैं उसको राष्ट्र के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सभी को प्रयत्न करना चाहिए। और यही हमारा आप लोगों से आह्वान भी है कि कानून के अंतर्गत, कानून में जो प्रावधान है उसके तहत आप आए और समाज में राष्ट्र निर्माण में सहयोग दें। सर एक सवाल और भी है कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो कि नशे के कारोबार में लिप्त हैं सर, वो हमारे स्कूली बच्चों का सर इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटते हैं सर। वो देखते हैं कि बच्चों को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि ताकि बच्चे के थ्रू अगर मंगवाएंगे तो कोई शक नहीं करेगा, कोई संदेह नहीं उत्पन्न होगा। और बच्चे के थ्रू जब ये चीज़ होता है सर, तो बच्चे भी धीरे धीरे उस का सेवन करने में जो है संलिप्त हो जाते हैं सर। तो इसको रोकने के लिए सर क्या उपाय किए जा रहे हैं सर? देखिए, हर जगह पे कानूनी पहलू में मैं सबसे पहले आपके लाऊंगा कि जो भी बच्चे 16 साल से नीचे के हैं, अगर वो किसी प्रकार का अगर उल्लंघन करते हैं कानून का, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उसके लिए है और वहाँ पे उनको भेजा जाता है। तो ये तो एक कानूनी पहलू हो गया। साथ ही बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, बच्चों का समुचित विकास हो और उसके लिए इलाज हो, इसके लिए यहाँ पे स्टेट में SCPCR है, स्टेट कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स है, केंद्र सरकार में भी NCPCR है। ये सभी मिलकर के, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है और बिहार सरकार में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वो इन बच्चों के कल्याणकारी योजनाओं की देखभाल करती है और वो उनको समुचित मुख्य धारा पर उसका इलाज भी कराती है और साथ ही साथ उसको मुख्य धारा में जोड़ने की भी उनके पास योजनाएं भी हैं। बट यहाँ साथ में एक चीज़ और देखना होगा कि सब कुछ सरकार से नहीं संभव है, यहाँ सभी अंगों को मिलकर साथ करना है। यहाँ परिवार और समाज बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके साथ 24 घंटे रहता है। किसी की निगरानी में रह करके आप किसी बड़े समस्या का निदान नहीं पा सकते हैं। इसलिए हमारा सभी से अनुरोध है और अपील भी है कि परिवार के लोग बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान दें, स्कूल के लोग स्कूली बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान दें और उन पर बेहतर अंकुश लगाने का प्रयास करें। अगर उनकी किसी भी प्रकार की गतिविधियां अगर थोड़ी सी गलत रास्ते पे जाती हैं तो उनको मुख्य धारा में जरूर जोड़ें, उनको जरूर रोकें, जरूर टोकें और निश्चित तौर पे उनको सही दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करें। सर, आदतन ऐसा देखा जाता है कि ग्रामीण स्तर पे जैसे बुजुर्ग हुए तो किसी बच्चा को हुआ, एक खैनी ला दो, सिगरेट पी के छोड़ दिए, बच्चा उठा के पीने लग जाता है, या कुछ बड़े बुजुर्गों को देखता है उससे असर पड़ता है। एक चीज़ और आता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो इस प्रकार की दवाओं का उपयोग होता है, अब प्रावधान क्या है सर, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जैसे खैनी का उत्पादन है, भांग का उत्पादन है या गांजा का उत्पादन है छोटे स्तरों पे, इसके लिए क्या प्रावधान है और वैसे बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है कि वो माने गार्जियन क्या करे, अभिभावक क्या करे, कुछ बच्चे पर असर नहीं पड़े, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो ग्रामीण परिवेश की आपने बात करी, ये आमतौर पर दिनचर्या की बात है। इसमें से ज़्यादातर चीज़ें ड्रग्स की श्रेणी में नहीं आते हैं, NDPS की श्रेणी में नहीं आते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले भी बताया था कि इनिशियली जो लोग ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड चीज़ें हैं उससे शुरुआत करते हैं। तो जैसा आपने बताया कि कोई बच्चा वो बीड़ी लेकर उसी को थोड़ा पी लिया, कोई सिगरेट को पी लिया, उसके बाद आगे चल करके वो चाहता है कि इससे थोड़ा और ऊपर या बड़े लेवल का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करे और इसी संदर्भ में वो आगे बढ़ते हुए ड्रग्स की तरफ जाता है। तो हमें इन्हीं परिवार में ये लोगों को बताना पड़ेगा कि इस प्रकार की जो आदतें हैं उन आदतों को हम लोग बदलें और बच्चों को इतनी आसानी से इस प्रकार की छूट न दें और उनको इन चीज़ों से दूर रखें। ये जितने भी व्यसन हैं हमारे, इन चीज़ों से ज़रूर दूर रखें, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार का कोई खतरा ना हो जिसमें वो ड्रग्स की तरफ आगे बढ़े। अक्सर देखा जाता है कि हमारे यहाँ महिलाएं भी नशा के कारोबार में और उसका सेवन में, दोनों में ही लिप्त पाई जाती हैं सर। तो अभी तक जो भी नियम कानून की बात हम लोगों ने किया सर, वो पुरुषों के लिए विशेष तौर पे था। तो महिलाओं के लिए क्या कोई विशेष नियम लाया गया है सर उनके लिए? कानून जेंडर बायस नहीं देखता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। अगर वो कानून में दिए गए प्रावधानों का अगर अवहेलना करें तो विधि सम्मत समान कार्रवाई और समान सजा का प्रावधान है। बिहार में अगर हम देखें या इवन देश में भी देखें तो निश्चित तौर पे ये धारणा रहती है कि महिलाएं शायद इस प्रकार के तस्करी में या धंधे में या व्यापार में लिप्त नहीं होंगी और इसी का फायदा विदेशी तस्कर या देश के तस्कर उठाते हैं। बट अगर जो उठाएंगे और उनके पास से अगर इस प्रकार के सामान की बरामद होगी तो निश्चित तौर पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी और होती भी रही है। सर, बिहार के परिदृश्य में देखा जाए तो आपके अनुमान से या आपके सर्वेक्षण के अनुसार क्या क्या चीज़ें आती है जो नशे में यानी कि बढ़ावा दे रही, चूँकि ये क्षेत्रीय इलाका है,
है ना, सीमावर्ती इलाका है, बगल में नेपाल या अन्य है, तो गरीब महिलाओं तो ज़्यादातर उसका उपयोग कर लेते हैं, बच्चों का उपयोग कर लेते हैं, जिस पर तो आप बातें की हैं, लेकिन क्या दिखता है यहाँ इस प्रकार की, और क्या क्या आ रहा है और क्या ज़रूरी है कि हम संभालें, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा किया। हमारा प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगता है नेपाल से, और साथ ही साथ लगभग 6-7 राज्यों से भी इनकी सीमाएं लगती हैं। सभी सीमाओं की तरफ से हमारे राज्य में अवैध तस्करी होती है। नेपाल की तरफ से प्रमुखतः गांजा और चरस आता है, और साथ ही साथ नाम लेना उचित नहीं होगा, बट अन्य राज्यों से जो कि हमारे सीमा के साथ भी हैं और दूर भी हैं, दूरस्थ राज्यों से भी हमारे यहाँ गांजा, अफीम और अन्य हेरोइन या ब्राउन शुगर की भी तस्करी होती है। यहाँ जो ब्राउन शुगर या स्मैक के नाम से जो लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, वो हेरोइन या मॉर्फिन है, और वो बहुत ही एडल्टरेटेड फॉर्म में है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें मिलावट रहता है। साथ ही साथ बिहार के एक ज़िले में जो कि सीमांत झारखंड से मिलता जुलता है, वो जिला में भी अवैध अफीम की तस्करी की खेती होती है। इसका हर साल हम लोग निरस्तीकरण करते हैं स्थानीय प्रशासन के साथ और अन्य एजेंसियाँ, जिसमें केंद्रीय बलों के लोग भी हैं, फॉरेस्ट के लोग भी हैं, सभी के साथ मिलकर के हम लोग इस पर निरस्तीकरण की कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अगर आप पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखना चाहें, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में बिहार में कंजम्पशन उतना ज़्यादा नहीं है, राष्ट्रीय औसत से हम लोग हर एक ड्रग्स में कम है। फिर भी ये जितना भी है हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये एक ऐसा दलदल है जिसमें अगर एक बार आप प्रवेश करें तो फिर निकलने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं अपने श्रोताओं से, अपने दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा कि आपके नज़दीक अगर कोई है तो उसका जरूर समुचित इलाज कराएं, और कोशिश करें कि इतनी एक्टिविटीज़ और इतना ज़्यादा उनको जन जागरण कराएं जिससे कि वो इस नशीली दवाओं के चंगुल में कभी ना फंसे। और यही कारण है कि नशे से संबंधित जो नशे से आज़ादी का पखवाड़ा या इस साल एनसीबी नशे से आज़ादी के संदर्भ में संकल्प वर्ष मना रही है, इसमें सभी आप संकल्प लें और एक ड्रग फ्री राष्ट्र का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ें। सर, चलते चलते हमारे दर्शकों को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? एज एनसीबी हम आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है, समाज आपके साथ है। आप सभी को एक दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी है। जो लोग भी इस नशे के दलदल में घुस चुके हैं उनका सहयोग करना है, जिससे कि वो राष्ट्र के मुख्य धारा में आ सके और समाज का बेहतर समाज का निर्माण कर सके। जो भी तस्करी में है या अवैध व्यापार में लिप्त हैं, उनके लिए यह संदेश है कि कानून से आप बहुत लंबे समय तक बच नहीं पाएंगे, और आपके विरुद्ध हमारी जो भी निरंतर कार्रवाई है वो चलती रहेगी, और आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए हम सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। जनता से भी ये अपील है कि पटना जोनल यूनिट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ईमेल आईडी या कंट्रोल रूम पर अगर किसी भी प्रकार के इस प्रकार के तस्करों के संबंध में कोई भी सूचना है तो आप हमसे साझा करें, और हम आपको आश्वस्त करेंगे कि उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करके अवश्य प्रभावी कदम उठाएंगे या फिर अन्य ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट को शेयर करेंगे, जिससे कि प्रभावी कदम समय रहते उठाए जा सके। धन्यवाद सर, आप इतनी अच्छी जानकारी दी है, हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत प्यारे दर्शकों, इसी के साथ हमें और हमारे सभी सदस्यों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।